नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक मैटर, और ऑर्गेनिक मैटर का टॉपिक लगभग हमने क्या कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। लगभग क्या, पूरा ही कंप्लीट कर दिया था। ठीक है। और आज पढ़ेंगे जो नया टॉपिक है वो है मृदा कोलाइट। क्या है? मृदा कोलाइट। ठीक है। मृदा कोलाइड की अगर बात करें तो किसी भी, या कोलाइड की हम बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, या कह सकते हो कोई भी पदार्थ है, उसको जब हम तोड़ेंगे तो सबसे छोटा जो पार्टिकल्स हमें मिलेगा, या सबसे छोटा जो कण मिलेगा, उसको हम क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। क्या कहेंगे? कोलाइड। अब जो ये कोलाइड वर्ड है, ये किस भाषा से बना है? ग्रीक भाषा से। किसका, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक भाषा का वर्ड है। ठीक है। जिसका अर्थ होता है कोला। सॉरी, कौन से शब्द से? एक तो कोला शब्द से बना है, और एक किससे बना है? ओइडस से। किससे बना है? ओइडस। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। कौन सा? कोला और ओइडस। ठीक है। कोला का यहाँ अर्थ होता है गोंद। क्या होता है? गोंद या गुल। ठीक है। ओडस का अर्थ क्या होगा बेटा? सम्मान। तो क्या कह सकते हैं हम? गोंद के सम्मान। क्या है? गोंद के सम्मान। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं कि ये कोलाइड के खोज करता है वो कौन है, या कह सकते हो कोलाइड का जो अध्ययन हम करते हैं, किसमें करते हैं? कोलाइड रसायन में। उसके जनक किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? थॉमस ग्राहम को। किसको कहेंगे हम? थॉमस ग्राहम को हम क्या कहेंगे? कोलाइड विज्ञान का जनक, फादर ऑफ ए कोलाइड केमिस्ट्री। फिर आता है थॉमस ग्राहम ने 1861 में क्या किया? जल विलेय पदार्थों को जंतु झिल्ली में विसरण के आधार पे। किसके आधार पे? विसरण। विसरण का मतलब ये जंतु झिल्ली है, इससे ये क्या हो रहे हैं? गुजर रहे हैं। गुजरने के आधार पे इनको कितने भागों में बांटा? दो भागों में। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। ठीक है। कौन कौन से? जो गुजर गए उनको तो उन्होंने क्या कहा? क्रिस्टलाभ। जो जंतु झिल्ली थी, जैसे ये जंतु झिल्ली रखी हुई है, यहाँ से इसने क्या किया? बहुत से कण लिए, उन कणों को क्या किया? गुजारा। तो जो जंतु झिल्ली से गुजर कर यहाँ आ गए, उनको तो इसने क्या कहा? क्रिस्टलाभ। क्या कहा? क्रिस्टलाभ। और जो नहीं गुजर पाए, उनको इसने क्या कहा? कोलाइट। क्या कहा? कोलाइट। ठीक है। दो भागों में बांट दिया किसने? थॉमस ग्राम ने। कब? 1861। कब की बात है? 1861, 1861 में दो भागों में बांटा। किसके आधार पे? विसरण के आधार पे। किसमें विसरण में? जंतु झिल्ली के विसरण के आधार पे। ठीक है। किस, कौन कौन से दो भागों में बांटा? क्रिस्टलाभ और कोलाइड। क्रिस्टलाभ किसको कहा? जो जंतु झिल्ली से गुजर गया, उसको इसने क्या कहा? और जो नहीं गुजर पाए, उनको क्या कहा इसने? कोलाइड। क्या कहा? कोलाइड। ठीक है। अब देखो, फर्स्ट लेते हैं क्रिस्टलाभ। क्रिस्टलाभ क्या होता है? वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से आसानी से विस्तृत हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाभ। Those substances which diffuse easily through the animal membrane are called crystals। ठीक है, या क्रिस्टल्स। फिर दूसरा इसने क्या कहा? कोलाइड्स। दूसरा क्या नाम दिया? कोलाइड्स। जो जंतु झिल्ली से या तो बहुत मंद गति से जा रहे थे, या जा ही नहीं पा रहे थे, उनको इसने क्या कहा? कोलाइड। तो वे पदार्थ जिनके विलयन का प्रासरण अति मंद गति से होता है, या पूर्ण रूप से विस्तृत नहीं हो पाते। पूर्ण रूप से क्या नहीं हो पाते? विस्तृत नहीं हो पाते, या होने में क्या रहते हैं? असमर्थ रहते हैं, उनको इसने क्या कहा? कोलाइड। क्या कहा? कोलाइड कहा। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मृदा कोलाइड की परिभाषा की। ठीक है। अब एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे क्या? मृदा कोलाइड। ठीक है। मृदा कोलाइड पढ़ेंगे हम। अब मृदा कोलाइड किसको कहेंगे? तो मृदा कोलाइड को किसको कहेंगे बेटा? तो सबसे पहले तो मृदा कण, ऐसे कण मृदा में, ऐसे कण जिनका व्यास कितना होना हो? 1 से 10 मिली माइक्रोन। कितना हो? 1 से 10 मिली माइक्रोन हो, तथा क्या रखते हो? कोलाइडल गुण रखते हो। ठीक है। दो चीजें याद रखनी, एक तो इनका साइज है, एक क्या रखते हो? कोलाइडल गुण। कोलाइडल गुण जैसे टिंडल प्रभाव हो गया, क्या है? कोलाइडल गुण। ब्राउनी गति है, ब्राउनी मोमेंट जिसको बोलते हैं, वो क्या है? कोलाइडल गुण है। या और भी अगर मैं बात करूं तो विषमांगी विलयन है। ठीक है। वो भी क्या है? कि कोलाइडल गुण है। क्या है? कोलाइडल गुण।
ठीक है, क्लियर। तो वे ऐसे पदार्थ मर्दाकण जिनका व्यास कितना होना, कितना 1 से 100 मिली माइक्रोन, ठीक है, तक होता है एवं कोलाइडल गुण रखते हैं, क्या कहलाते हैं, मर्दा कोलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मर्दा। ठीक है। अधिकतम अगर बात करें, देखो अधिकतम अगर बात करें तो इन कणों की साइज कितनी हो सकती है, 500 मिली माइक्रोन। कितनी हो सकती है, 500 मिली माइक्रोन। कितनी हो सकती है, 500 मिली माइक्रोन। ठीक है। परिभाषा क्या है, वे या ऐसे मर्दाकण जिनका व्यास कितना हो, 1 से 100 मिली माइक्रोन हो तक होता है एवं कोलाइडी गुण रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मर्दा कोलाइड। ठीक है। मर्दा कोलाइड्स के कणों का व्यास अधिकतम कितना होता है बेटा, 500 मिली माइक्रोन होता है। कितना होता है, 500 मिली माइक्रोन। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलाइड्स के गुण। अब ये कोलाइड्स के गुण है बेटा, किसके हैं, कोलाइड्स के गुण की बात कर रहे हैं। ठीक है। मर्दा कोलाइड्स के गुण अलग मिलेंगे, ये तो मिलेंगे मिलेंगे, इसके अलावा भी मिलेंगे मर्दा कोलाइड्स में अलग। ठीक है ना, ये किसके हैं, कोलाइडी गुण है। ठीक है। क्वेश्चन अगर आए कि कोलाइड्स के गुण बताइए, क्या बताइए, कोलाइड्स के गुण, तब ये लिखने हैं, वो नहीं लिखने सहसंजन आसंजन। ठीक है। ये पूछे ना मर्दा कोलाइड के गुण बताइए, तो आप कौन से लिखोगे, सहसंजन आसंजन। ठीक है, क्लियर। यहाँ तक पहला गुण क्या आता है इसमें, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेट्रोजेनिटी। ठीक है। विषमांगता को अगर समझे, कोलाइड को या हम कह सकते हैं मर्दा को अगर आप पानी में घोलोगे घोलोगे तो एक बार तो वो घुल जाएगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगी, नीचे बैठने लगेगी। ठीक है। ऐसे ऐसा जो विलियन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, विषमांग। जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊं, छाछ होती है, छाछ में पानी मिलाओ, कुछ समय बाद पानी ऊपर आ जाता है और छाछ क्या रह जाती है, नीचे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है। और वसा है दूध में, वो भी कैसा विलियन बनाती है, विष मांगी बनाती है। कैसे बनाती है, विष मांगी, क्योंकि वो गोलिकाओं के रूप में रहती है। ठीक है, वो भी कैसा है, या कह सकते हो दूध कैसा है, विष मांगी विलियन है। कैसा है, विष मांगी। और ये भी कैसा बनाते हैं, विष मांगी विलियन। ठीक है। कोलाइड्स वास्तविक विलियन नहीं बनाते। वास्तविक का मतलब क्या है, जैसे आप चीनी को घोलोगे इसमें, पानी में, अब चीनी को विलियन को छोड़ देना, चाशनी छोड़ते हो, रसगुल्ले में चाशनी आती है, पीपे में छोड़ते हो ना, तो देख लेना उसमें ऐसा थोड़ी होता है चीनी नीचे बैठ गई पानी ऊपर आ गया, नहीं होता ना। वो कैसा विलियन है, वास्तविक विलियन। कौन सा विलियन है, वास्तविक। ठीक है। नहीं बनाते। इनका विलियन कैसा होता है, विष मांगी। और इसमें भी दो प्रावस्था होती है, अपकिरण प्रावस्था ठोस एवं अपकिरण माध्यम द्रव्य। ठीक है। देखो तेल को पानी में घोलो, तेल क्या है, द्रव्य है, लिक्विड है। ठीक है, वो भी क्या नहीं बनाया, पूर्णतः घुलेगा नहीं उसमें, या तो ऊपर हल्का होता है, ऊपर तैरने लगता है, वसा होती है उसमें भी। ठीक है, वो तो कैसी प्रावस्था होगी, अपकिरण अवस्था द्रव्य। ठीक है। फिर दूसरा अगर बात करें, सॉरी, अपकिरण, दूसरे अपकिरण प्रावस्था ठोस की अगर हम बात करें, तो हम मिट्टी को घोल रहे हैं पानी में, वो कैसी होगी, अपकिरण अवस्था ठोस। कौन सी होगी, अपकिरण अवस्था ठोस। फिर इस प्रकार के कोलाइड विलियन को सोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोल। और अगर माध्यम क्या हो, जल है, ठीक है, माध्यम क्या है, जल है, तो उस विलियन को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोसोल। माध्यम जल का मतलब किसमें घोल रहे हैं मृदा को, जल में। किसमें घोलेंगे, जल में। ठीक है। अगर जल में माध्यम जल है या जल में मृदा को घोल रहे हो, तो वो विलियन क्या कहेगा, क्या कहलाएगा, हाइड्रोसोल। क्या कहलाता है, हाइड्रोसोल। फिर दूसरा आता है विसरण। कौन सा आता है, विसरण। ठीक है। देखो कोलाइड्स अर्ध पारगम्य झिल्ली से विसरित नहीं होते। थॉमस ग्राहम ने पहले हमें बता दिया है कि थॉमस ग्राहम ने कुछ पार्टिकल्स लिए, ठीक है, और उनको किससे गुजारने की कोशिश की, अर्ध पारगम्य झिल्ली से। ठीक है। अब कुछ कण तो निकल गए इससे, उनको तो इसने क्या कह दिया, क्रिस्टलाब। क्या कहा था, क्रिस्टलाब। और जो नहीं गुजर पाए या मंद गति से गुजर रहे थे, उनको इसने क्या कहा, कोलाइड्स। क्या कहा, कोलाइड्स। ठीक है। तो विसरण है इनका, नहीं होगा, विसरण नहीं होगा। तो कोलाइड्स अर्ध पारगम्य या सेमी प्रीएम्बल मेम्ब्रेन से क्या नहीं हो पाते, डिफ्यूज नहीं हो पाते। ठीक है, झिल्ली से क्या नहीं होंगे, विसरित। फिर है ब्राउनी गति।
क्या आती है, ब्राउनी गति। अब देखो कोलाइड को आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे, कौन सी सूक्ष्मदर्शी काम में लोगे, अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी। कौन सी, अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी। आप अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी से देखोगे जब इस कोलाइड को, तो आपको इस कोलाइड में ऐसे जिगजैग मौसम, जिगजैग रूप में क्या मिलेगा, इनमें कंपन मिलेगा, वाइब्रेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, वाइब्रेशन। ठीक है, इस वाइब्रेशन को ही हम क्या कहते हैं, ब्राउनी मोमेंट या ब्राउनी गति। क्या कहेंगे, ब्राउनी गति। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी क्या मिलेगी, कंपन मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति। ठीक है, तो कोलाइडी कणों के निलंबन को अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइड कण टेढ़े मेढ़े ढंग से निरंतर कंपन करते हुए दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, ब्राउनी गति कहते हैं। फिर आता है कोलाइड कणों का आकार जितना छोटा होगा, जितने छोटे कोलाइडी कण होंगे, कितना माना था हमने, 1 से 100 मिली माइक्रोन, और मैक्सिमम कितना था, 500 मिली माइक्रोन। ठीक है, क्लियर, यहां तक। जितने छोटे होंगे ब्राउनी गति उतनी क्या होगी, अधिक होगी, और जितने कण बड़े होंगे ब्राउनी गति क्या होगी, उतनी ही कम मिलेगी। ठीक है ना, क्लियर यहां तक। फिर है विद्युत आवेश की अगर हम बात करें, तो कोलाइड का नाम आते ही विद्युत आवेश कैसा कर दोगे बेटा आप, ऋण आवेश। कैसा, ऋण आवेश। ठीक है, कोलाइड कणों पर ऋण आवेश होता है। कैसा चार्ज होगा, ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज होता है। फिर आता है टिंडल प्रभाव। क्या आता है, टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव को ऐसे समझना, सुबह के टाइम देखना, खिड़कियां खुली रहती हैं। ठीक है, खिड़कियों में देखोगे सुबह के टाइम, तो कण है वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, मिट्टी के कण। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। ठीक है, देखो टिंडल ने पाया कि एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था, टिंडल, उसी के नाम पे क्या है, टिंडल प्रभाव। टिंडल ने पाया कि प्रकाश की किरणों का रास्ता है वो कैसे रंग की किरणों से प्रकाशित हो रहा है, नीले रंग। कैसी, नीले रंग की। ठीक है, जैसे ही अंधेरे कमरे में तीव्र प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं, जैसे ये कमरा है, क्लासरूम है, इसमें अंधेरा कर दें और तीव्र गति से मैं नीला रंग की प्रकाश अगर डालूं, तो धूल के कण वो स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं अपने को। धूल के कण क्या दिखाई देने लगे, स्पष्ट। ठीक है, या अंधेरे कमरे में आप क्या करो, एक इस प्रकार क्या रख दो, एक विलियन रख दो, किसका, मिट्टी का, मिट्टी के क्या कहेंगे, हाइड्रोसोल। क्या कहा था, हाइड्रोसोल। मैंने रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, एक टॉर्च के माध्यम से, कैसी कलर की, नीले कलर की, टॉर्च का प्रकाश यहां छोड़ूंगा। जब प्रकाश छोड़ूंगा तो इसमें जो मिट्टी के कण है वो अब मेरे को क्या दिखाई देने लगेंगे, स्पष्ट। क्या दिखाई देने लगेंगे, स्पष्ट। ठीक है, इसी को मैं क्या कहूंगा, टिंडल प्रभाव। और यह अपन को दैनिक लाइफ में या दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। सुबह के टाइम घर वाले बारी बारी निकालते हैं, झाड़ू निकालते हैं ना, झाड़ू निकालते हैं, तो उस टाइम देखना सुबह जहां से प्रकाश आ रहा है वहां देखना धूल के कण है वो अपने को क्या दिखाई देते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। वो किसके कारण, टिंडल प्रभाव के कारण। किसके कारण, टिंडल। ठीक है, जैसे ही अंधेरे कमरे में तीव्र प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं, तो धूल के कण क्या दिखाई देते हैं बेटा, स्पष्ट दिखाई देते हैं। अतः कोलाइड के विलयन द्वारा प्रसारित प्रकाश को क्या कहा, टिंडल प्रभाव कहा। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। ठीक है, फिर आता है अधिशोषण। अब अधिशोषण को ऐसे समझो कि चार्ज कैसा है, ऋण आवेश। ठीक है, अब ऋण आवेश है तो हमेशा अपने विपरीत चार्ज वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, तो विपरीत आवेश कौन सा हो गया इसका, ऋण आवेश कैसे हो गया, धनावेश हो गया, केटाइन हो गया। तो केटाइंस या धनायन है, उनको क्या करेंगे बेटा, आकर्षित करेगा। तो किसका अधिशोषण होगा, धनायन होगा। किसका होगा, धनायन। जैसे ये कोलाइड है, इस कोलाइड पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। ये कोई केटाइन जैसे कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम, इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, और ये कैल्शियम कहाँ अधिशोषित हो जाएगा, कोलाइड पे। कहाँ अधिशोषित होगा, कोलाइड। देखो कोलाइड धनायन कणों को आकर्षित करते हैं, जो कोलाइडी कणों पर एकत्रित हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अधिशोषण। क्या कहेंगे, अधिशोषण या एब्जॉर्प्शन। फिर आता है अवक्षेपण। अवक्षेपण,
देखो कोलाइडी विलियन में थोड़ी मात्रा में अगर हम विद्युत अपघट्य डालते हैं, क्या डालते हैं, विद्युत अपघट्य, तो उसका क्या हो जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा। क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। फिर आते हैं मृदा कोलाइड के गुण। ठीक है, मृदा कोलाइड में क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, कोलाइड को अगर मृदा के कोलाइड को हम देखें तो उसमें क्या क्या गुण अपने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ गुण तो होते हैं अलग, इसीलिए हमने क्या कहा है, मृदा कोलाइड का, वरना तो ये बोल देते सभी कोलाइड क्या है, एक जैसे। ठीक है ना, लेकिन इसमें प्रॉपर्टीज या गुण है वो क्या मिलेंगे, अलग। ठीक है, पहला गुण आता है इसमें सहसंजन। पहला गुण क्या है, सहसंजन। ठीक है, सहसंजन व आसंजन। सहसंजन को देखते क्या होता है, देखो जब समान अणुओं के बीच आकर्षण होता है, जब समान अणुओं के बीच में आकर्षण होगा उसको हम क्या कहेंगे, सहसंजन। क्या कहते हैं, सहसंजन। जैसे ये जल के दो समान अणु, एक ये मौलज और एक ये मोल, जल के मोल आपस में क्या करेंगे, आकर्षित होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, सहसंजन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर है समान गुणों वाले अणुओं के मध्य आकर्षण को हम क्या कहते हैं, सहसंजन कहते हैं। जैसे जल के दो अणुओं के मध्य आकर्षण। ठीक है, दूसरा असमान अणुओं के मध्य अगर आकर्षण है तो उसको हम क्या कह देंगे, फिर आसंजन। क्या कहेंगे, आसंजन। जैसे ठोस अवस्था का द्रव अवस्था के मध्य आकर्षण। ठीक है, कोई ठोस है, उसका आकर्षण है किसके प्रति, द्रव्य के प्रति, उसको हम क्या कहेंगे, आसंजन। क्या कहते हैं, आसंजन। ठीक है, मृदा कोलाइड में ये गुण पाया जाता है, मृदा कोलाइड में ये गुण पाया जाता है, मिलेगा ही, है आकर्षण। देखो जल है, जल को तो घेरे रखता है, करता है, तो आकर्षण तो है ही, बांध के रखता है। ठीक है ना, चलो। फिर आती है सुगठ्यता। अब सुगठ्यता को ऐसे समझो कि मैं कोई मर्दा ले रहा हूं, ठीक है, उसको मुट्ठी में दबा रहा हूं। ठीक है, अब मुट्ठी में दबाते ही वो किसकी शेप में आ गई, मुट्ठी की। जैसे ही मैंने ऐसे छोड़ा वापिस अपने क्या आ गई, पुराने शेप में। तो इसका मतलब इसकी सुगठ्यता क्या है, ज्यादा। सुगठ्यता क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, और मैंने क्या किया, मुट्ठी में दबाया, दबा के छोड़ा, तो वापिस वो स्ट्रक्चर वैसी की वैसी रही, तो उसको सुगठ्यता क्या होगी, कम। क्या होती है, कम। अब बलुई मृदा को आप दबा लो, ऐसे दबाओगे तो बलुई मृदा को जैसे ही छोड़ोगे वो क्या हो जाएगी, पुराने रूप में आ जाएगी। लेकिन चिकनी मिट्टी को दबा के देखना, रहेगी ना। तो उसकी सुगठ्यता क्या है, कम है, और बालू मृदा की या सैंड सोइल की क्या है, ज्यादा है। ठीक है, देखो जब मृदा पर बल लगाने पर एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, तथा बल हटाने पर वापस उसी रूप में आ जाती है, तो मृदा के इस गुण को क्या कहते हैं, सुगठ्यता। ठीक है, ये गुण सिलिकेट मृदा में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, सिलिकेट। सबसे अधिक सुगठ्यता जो मिलेगी वो एक आपका कोलाइड होता है जिसका नाम है मोंट मेरिनो लाइट, मोंटे मोरिनो लाइट। ठीक है, मोंट मेरिनो लाइट तीन प्रकार के दे रखे हैं आपके, तीन ही प्रकार के दे रखे हैं। और वो भी कौन से, इनकी भी अगर बात करें तो कौन से कोलाइड है ये, सिलिकेट। कौन से है, सिलिकेट। ठीक है, कोलाइड भी दो प्रकार की, पहले दो भागों में बांटा जाता है, कौन कौन सा, कार्बनिक आता है, पहला कौन सा आता है, कार्बनिक। दूसरा कौन सा आता है, अकार्बनिक। इंग्लिश में बोले तो कार्बनिक को ऑर्गेनिक, और इसको क्या बोलेंगे, इन ऑर्गेनिक। क्या बोलेंगे, इन ऑर्गेनिक। ठीक है ना। अब देखो इसमें कार्बनिक में तो यही खत्म हो जाती है कहानी की, हुमस लिख दो, एक ही आता है, कौन आता है, हुमस। ठीक है, हुमस लिख दिया, इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया, एक ही आएगा। लेकिन अकार्बनिक को पुनः हम दो भागों में बांट देते हैं, कौन कौन से, पहला सिलिकेट, और दूसरा आयरन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आगे हाइड्रोक्साइड। अब इसके बाद में बात करते हैं सिलिकेट को पुनः तीन भागों में बांट देंगे, कौन कौन से, पहला तो केओलिनाइट, सीक्वेंस से याद कर लो ताकि इनकी जो स्ट्रक्चर वगैरह है उनमें समस्या ना। केओलिनाइट, दूसरा मोंट मेरिनोलाइट, और तीसरा कौन सा है बेटा, ई लाइट। कौन सा है, ई लाइट। ठीक है,
ये 3 प्रकार के दे रखे हैं आपके, ठीक है। इनमें 3 में से 2 तो होते हैं 2:1 टाइप और एक होता है 1:1 टाइप, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। 2:1 टाइप का मतलब 2 सिलिका की परत होगी, एक किसकी, एल्यूमिना की। और 1:1 का मतलब क्या होता है, एक सिलिका की और एक एल्यूमिना की, ठीक है। क्लियर। तो अब सुगठ्यता पर अगर चले तो सुगठ्यता का गुण किस में ज्यादा मिल रहा है और सबसे कम किस में मिलेगा, केओलिनाइट में। तो हम कह सकते हैं कि केओलिनाइट को मैं अगर दबाऊंगा तो उसकी स्ट्रक्चर जल्दी से क्या नहीं होगी, पुराने रूप में नहीं आएगी। लेकिन मोंट मेरिलाइट को जैसे ही दबाया वापस छोड़ा, पुरानी स्ट्रक्चर में आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। फिर आता है उर्नी पिंडन व वी उर्नी पिंडन, ठीक है। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। उर्नी पिंडन, दो पार्टिकल्स या कण आपस में जुड़ गए तो उसको तो क्या कह दिया, और वो वापिस तोड़ दिया उसको, उसको क्या कह देंगे, ठीक है। जोड़ दिया उर्नी पिंडन, तोड़ दिया वी उर्नी पिंडन, ठीक है। देखो मृत्तिका के कणों पर ऋण आवेश होता है जिसके कारण इसके कण निलंबन में रहते हैं। निलंबन का मतलब सस्पेंशन में रहते हैं, ठीक है। यदि इसके निलंबन में कोई विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए, कोई भी क्या मिला दिया जाए, विद्युत अपघट्य, तो इन कणों से ऋण आवेश क्या हो जाता है, समाप्त, ठीक है। देखो जब भी आप क्या करोगे, इन कणों पे ऋण आवेश होता है जिसके कारण ये क्या रहेंगे, निलंबन में, ठीक है। जैसे ही थोड़ा विद्युत अपघट्य मिलाओगे यहाँ पे तो इनका ऋण आवेश क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। जिससे ये कण आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, समुच्चय। समुच्चय का मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। या ऐसे नहीं समझ रहे हो, ये समझ ले कि जो डेले होते हैं, डग्गल जिनको हम बोलते हैं, वो डग्गल बना लेते हैं, ठीक है। समुच्चय बना लेते हैं जिससे हम क्या कहते हैं, ठीक है। जब कणों का समुच्चय फिर से कणों में टूट जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, पहले क्या बना था, समुच्चय, और उस समुच्चय फिर से टूट गया, उसको हम क्या कह दिया, ठीक है। फिर चौथा आता है फैलाव व संकुचन, ठीक है। अब जैसे ही पानी के संपर्क में आएगा, पानी को सोखेगा और क्या हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। जैसे ही पानी बाहर निकलेगा फिर से क्या होगा, छोटा होगा, संकुचन होगा, फैलाव कम होगा, ठीक है। जो फैला था वो क्या होगा, सिकुड़ेगा, तो उसको हम क्या कह देंगे, संकुचन, ठीक है। और ये फैलाव और संकुचन जिन मृदाओं में ज्यादा मिलता है ना, उनमें क्रेक की समस्या सबसे ज्यादा रहती है। क्रेक का मतलब दरारें, चिकनी मिट्टी में देखता है क्रेक पड़ जाती है। ईंट बनाते हैं ना, ईंट, तो उसमें थोड़ी बालू मृदा मिलाते हैं, क्या कारण, उसके फैलाव और संकुचन को कम करने के लिए, ताकि क्रेक ना बने, ठीक है। देखो मृदा कोलाइड जल के संपर्क में आने पर जल को सोखकर फूलकर आयतन में क्या करेंगे, वृद्धि करते हैं, जिससे फैलाव करते हैं, तथा जब जल सूखता है तो ये सिकुड़ने लगते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, संकुचन। यह गुण माउंट मेरिनोलाइट में सबसे अधिक, तो माउंट मेरिनोलाइट में सबसे अधिक है, तो क्रेक की समस्या क्या होगी, अधिक होगी। सबसे अधिक हाइड्रस माइका, अब यहाँ एक नाम आ गया हाइड्रस माइका। अब ये नाम पहले कभी नहीं सुना होगा, हाइड्रस माइका। हाइड्रस माइका किस में मिलता है, कोई किसका खनिज है, इलाइट का, है ना। तो इलाइट को ही हम क्या कहेंगे, हाइड्रस माइका में मध्यम, में कैसा होता है, मध्यम बीज का होगा दोनों का। और सबसे कम किस में मिलता है, तो इसमें क्रेक की समस्या क्या होगी, कम। क्रेक की समस्या क्या होती है, कम होती है। फिर आता है मृदा कोलाइड के प्रकार, मृदा कोलाइड के प्रकार, ठीक है। प्रकार मैंने पहले भी बताए हैं आपको। मृदा कोलाइड के प्रकार की अगर बात करें तो सबसे पहले मृदा कोलाइड को कितने भागों में बांटते हैं बेटा, 2 भागों में। कितने भागों में, 2। पहला कौन सा आता है, कार्बनिक, और दूसरा हम ले लेते हैं, चलो फर्स्ट लेंगे अकार्बनिक। कौन सा ले लेते हैं, अकार्बनिक, और ये दूसरा ले लिया मैंने कार्बनिक। अब कार्बनिक की तो यही कहानी क्लोज कर देते हैं, क्या लिख के, हुमस। एक ही आता है, यही खत्म है ये तो, ठीक है। छोटा सा है कार्बनिक। तो अकार्बनिक की अगर बात करें तो अकार्बनिक को पहले कितने भागों में बांटे, 2। कौन कौन से, सिलिकेट, दूसरा एल्यूमिनियम और फेरस या आयरन हाइड्रोक्साइड, क्या है, हाइड्रोक्साइड। फिर सिलिकेट को फिर से तो 3 भागों में बांट देते हैं, तुम्हारे 3 ही दे रखे हैं, ठीक है। पहला कौन सा है,
केओलिनाइट, मोरिलोनाइट, और तीसरा कौन सा है, इलाइट। यहाँ इसी में कौन सा खनिज मिलता है, हाइड्रस का। ठीक है, ये कोलाइड का वर्गीकरण है। ठीक है, पहला हम लेते हैं बेटा कौन से, अकार्बनिक कोलाइड, या इन्हीं को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, खनिज कोलाइड। क्या कहेंगे, खनिज कोलाइड। ठीक है, देखो इसमें मुख्य रूप से कौन सा आता है, मृत्तिका आती है, जिसको कले भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं, कले। फिर मृत्तिका के कणों का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 2 माइक्रोन होता है। और मिलीमीटर में अगर लिखें, मिलीमीटर में कितना होगा, 0.002 मिली माइक्रोन। कितना होगा, 0.002 मिली माइक्रोन, नहीं मिलीमीटर, मिलीमीटर में लिख रहे हैं। फिर मृत्तिका कोलाइड के प्रकार की अगर बात करूं तो मृत्तिका कोलाइड में कौन कौन सा आता है, पहला सिलिकेट क्ले, ठीक है, दूसरा आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन व एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, 2 भागों में बटा था। ठीक है, फिर सिलिकेट क्ले की मैं बात करता हूं तो इनका निर्माण कौन से, समशीतोष्ण, जिसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेट, इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेम्परेट, समशीतोष्ण प्रदेश है, वहां इसका क्या होता है, निर्माण होता है। फिर सिलिकेट क्ले की संरचना की अगर बात करें, कंपोजिशन की अगर बात करें, तो कंपोजिशन में पहला आता है इसका रूप कैसा होता है, शेप कैसा है, आकार कैसा है, तो इनके कण कैसे होते हैं, प्लेट के समान। ठीक है, पुस्तक के पृष्ठों की पतली परत के समान, पुस्तक है, किताब होती है, उसके पतले पृष्ठों के समान, स्तरीय, षष्ठभुजाकार और अनियमित कैसे हो सकते हैं, छड़ी नुमा, कैसे होते हैं, अनियमित छड़ी। ठीक है, फिर मृत्तिका के कण कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं। कैसे कण मिलेंगे, क्रिस्टलीय। फिर सतह क्षेत्रफल की अगर बात करें तो मृत्तिका का बाह्य क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है। मृत्तिका का बाह्य क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, अधिक होता है। ठीक है, फिर है विद्युत आवेश की अगर बात करें तो कोलाइड है तो विद्युत आवेश कैसा मिलेगा, धन कैसे मिलेगा, ऋण आवेश। कैसा आवेश है, ऋण आवेश। तो इन पे भी, मृत्तिका पे भी कैसा मिलेगा, ऋण आवेश। और ऋण आवेश है तो किसको अधिशोषित करेंगे, धन। ठीक है, फिर इनके अंदर की परत ऋण आवेशित तथा बाहर की परत क्या होगी, धन आवेशित। कैसे होगी, देखो ये मृत्तिका कण है, इस पे क्या अधिशोषित कर दिए मैंने, धनायन। क्या अधिशोषित कर दिए, धनायन, क्योंकि कई बार इसी में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब देखो इसमें 2 परतें दिखाई दे रही है, एक तो ये परत हो गई, एक तो ये परत हो गई, एक अंदर वाली। इस अंदर वाली पे कैसा चार्ज होगा, ऋण आवेश। कैसा होगा, ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज होगा। और इस पे अगर मैं देखूं तो कैसा होगा, धन आवेश होगा। कैसा होगा, धन आवेश या पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर है अधिशोषित आयन, वही बात आ गई भाई ऊपर वाली। देखो मृत्तिका के कणों पर आवेश होने के कारण इसकी सतह पर कौन अधिशोषित होंगे, धनायन। ठीक है, फिर धनायन अस्थिर परत के रूप में अधिशोषित होने से दूसरे धनायनों द्वारा क्या हो जाते हैं, विस्थापित। ठीक है, पक्के नहीं होते। ठीक है ना, फेविक्विक का जोड़ नहीं होता इनका, फेविकोल का होता है, अस्थिर होता है, टूट जाता है वो। ठीक है ना, तो दूसरे धनायन इनको क्या कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं। क्या करेंगे, विस्थापित। वो देखो ये मेरे, ये कोलाइड है, इस पे ये धनायन है, ये दूसरा कोई क्या है, धनायन है। ये इसको यहां से हटाएगा, ये यहाँ अधिशोषित हो जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, मृदा विलय। ठीक है ना, तो अस्थिर होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। जिसे हम क्या कहते हैं, धनायन विनिमय कहते हैं। क्या कहेंगे, धनायन विनिमय, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो मृदा उर्वरता का क्या एक अच्छा सूचक है, मृदा उर्वरता का क्या है, अच्छा सूचक है। फिर सिलिकेट मृत्तिका का खनिजन एवं रासायनिक संगठन। किसकी बात करेंगे, रासायनिक संगठन की। तो रासायनिक संगठन के आधार पे हमने कितने, 3 भागों में बांटा गया। कितने में, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। ठीक है, पहला कौन सा है बेटा, केओलिनाइट। कौन सा है, केओलिनाइट। अब केओलिनाइट है तो इसके सूत्र की अगर बात करें तो केओलिनाइट कैसा होता है, 1:1 टाइप। ठीक है, 1:1 टाइप। ठीक है, तो 1:1 टाइप का है तो एल्यूमिना की कितनी होगी, एक परत। एक परत किसकी होगी, सिलिका की। और ये दोनों परत जुड़ी होती है वो किससे, ऑक्सीजन और
हाइड्रोक्सिल से, हाइड्रोक्सिल। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर एल्यूमिना की एक परत हो तो कितने लिखोगे बेटा? 4। सिलिका की एक हो तो, और ऑक्सीजन 8 है, और हाइड्रोक्सिल 10। उल्टा नहीं बोल दिया? 10 तो क्या होंगे? ऑक्सीजन, और 8 क्या होंगी? हाइड्रोक्सिल। क्या होंगे? हाइड्रोक्सिल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, या इसी का यहाँ Al4Si4O10OH का फोल्डेट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर आता है इसमें प्रमुख रूप से कौन सा खनिज इसके नाम से है? केओलिनाइट खनिज। कौन सा खनिज मिलेगा? केओलिनाइट। फिर केओलिनाइट के कण क्रिस्टलीय इकाइयों से बने होते हैं। किससे बने होंगे? क्रिस्टलीय। जिनमें पहली परत किसकी होगी? एल्यूमिना की, तथा दूसरी परत किसकी होती है? सिलिका। फिर संरचना कैसी होती है? 1:1 टाइप होती है। ठीक है, एल्यूमिना व सिलिका की परत आपस में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोक्सिल द्वारा मजबूती से क्या रहती है? जुड़ी रहती है। ऊपर बता दिया मैंने। फिर है केओलिनाइट की बाहरी सतह क्रियाशील होती है। बाहरी सतह अगर क्रियाशील है, ओनली क्या है? बाहरी सतह क्रियाशील है, तो इसमें बेटा धनायनों का अधिशोषण है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। तो इसकी धनायन अधिशोषण क्षमता है वो क्या होगी? कम होगी। इनमें सुगठिता, सहसंजन, फैलाव तथा संकुचन के गुण क्या होते हैं? कम होते हैं। इसमें सैरंध्रता व पारगम्यता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? फिर बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। लास्ट क्या है? स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखो, मैंने क्या कहा था कि पहली परत एल्यूमिना की, दूसरी किसकी? सिलिका। ठीक है, फिर नीचे इकाई, एक इकाई तो ये हो गई, और दूसरी ये क्या है? एल्यूमिना और सिलिका। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो दूरी मिलेगी वो कैसी मिलेगी? अप्रासरित। अप्रासरित का मतलब ना बढ़ा सकते ना घटा सकते। ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा? धनायन विनिमय। क्या होता है इसमें? धनायन विनिमय होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब ये सतह की आंतरिक सतह क्रियाशील नहीं होने के कारण क्या होगा बेटा? इनकी धनायन अधिशोषण क्षमता क्या होती है? कम होती है। ठीक है, और ये दोनों जो एल्यूमिना और सिलिका है, ये जुड़ी हुई किससे होती है? ऑक्सीजन व हाइड्रोक्सीजन। क्लियर? ठीक है, चलो, ये था आपका केओलिनाइट। बाकी नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा कौन सा? माउंट मेरिन। ठीक है, चलिए।